हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप सुना देता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में आई ऑफ जजमेंट नाम की एक मिथिकल आई दिखाई गई थी, जो कि गॉड्स की अथॉरिटी से जुड़ी होती है। एक ऐसी पावर जिसकी मदद से पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है, उसके रूल्स तक को रीराइट किया जा सकता है। ये पावर हमारे एमसी ने हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसने ये पावर पाई, उसकी अपनी छोटी बहन ने उसकी पीठ में डैगर घोंपकर उसकी जान ले ली, वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। वहीं पर एक नया ट्विस्ट आया जिसमें पता चला कि हमारा एमसी मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया, उसी वक्त में जब इन सबकी शुरुआत हुई थी। लेकिन वो सिर्फ रीइंकार्नेट ही नहीं हुआ, बल्कि उसे आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी भी दोबारा से मिल गई, यानी उसे गॉड लेवल पावर का फिर से एक्सेस मिल गया। अब इस पावर को यूज करने के लिए उसे चाहिए डिविनिटी, जो इस शुरुआती फेज में हासिल करना बेहद मुश्किल है। यानी वो फिलहाल इस पावर को फ्रीली यूज नहीं कर सकता। लेकिन एक और ट्विस्ट ये था कि उसकी अथॉरिटी कभी कभी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, यानी अचानक कुछ कंडीशंस मिलने पर वो पावर्स खुद ब खुद ट्रिगर हो सकती हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उसने अपनी रिवेंज जर्नी की दोबारा से शुरुआत की। रीइंकार्नेट होकर वापस लौटते हुए उसने अपने नए क्लास को सिलेक्ट किया और इस बार उसने सोलो प्ले करने का फैसला लिया। उसने जो क्लास चुनी वह थी असैसिन क्लास। लेकिन जैसे ही उसने ये क्लास सिलेक्ट की, आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई। अथॉरिटी के एक्टिवेट होते ही हमें पता चला कि इस आई की मदद से वह बंदा किसी भी क्लास के डिवाइन वर्जन को अनलॉक कर सकता है। यानी इस सिस्टम के जो सबसे हाईएस्ट टीयर वाले क्लासेस होते हैं, जिनसे गॉड टीयर तक की पावर हासिल की जा सकती है, वो उसके लिए अनलॉक हो सकते हैं। और हुआ भी वही। असैसिन क्लास के एक्टिवेट होते ही उसे उसका सबसे पावरफुल वर्जन मिल गया, शैडो क्लास। अब शैडो होना किस हद तक ताकतवर है, इसकी असली वैल्यू हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी। शैडो क्लास मिलने के बाद उसने अपने फर्स्ट बिगिनर जोन में एंट्री ली और सबसे पहले वहां अपना फर्स्ट मॉन्स्टर किल किया। इसी दौरान आई ऑफ जजमेंट फिर से एक्टिवेट हुई और उसे कुछ पावरफुल स्किल्स और अथॉरिटीज भी मिलने लगी। इसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट स्किल जो उसे मिली वह थी अनलिमिटेड एवोल्यूशन। इस स्किल की खास बात यह थी कि वह किसी भी स्किल को हायर लेवल में इवॉल्व कर सकता था, जबकि यहां सिस्टम के रूल्स के अनुसार किसी भी स्किल का लेवल फिक्स होता है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी की मदद से वह इन रूल्स को ओवरराइड कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि वह किसी भी नॉर्मल क्लास या मिशन से मिलने वाली नॉर्मल या इंफीरियर लेवल स्किल्स को अपग्रेड करके एपिक, लेजेंडरी, मिथिकल या शायद इवन गॉड टियर तक ले जा सकता था। अब इसकी लिमिट्स क्या हैं और ये कितनी बार पॉसिबल है, इस बारे में हमें आगे जाकर ही जानकारी मिलेगी। अभी तो हमारा करंट एपिसोड बस शुरू ही हुआ है। पिछले एपिसोड की यहीं पर एंड हुई थी। अब इस स्टोरी की नई शुरुआत होने जा रही है। एपिसोड की शुरुआत होते ही कहानी एक बार फिर से रियल वर्ल्ड में लौटती है, जहां हमारी एमसी की छोटी बहन अपने स्कूल जा रही होती है और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। रास्ते में वह दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने भाई से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को सच में बहुत गुस्सा आ गया था। ऊपर से उसने कल का एग्जाम भी स्किप कर दिया था, जबकि ये दोनों लड़कियां चुपचाप सॉन्ग फे के कॉन्सर्ट में चली गई थी। शायद इसी वजह से उसका भाई और ज्यादा नाराज हो गया था। इसी दौरान हमें एक पुराने सीन की झलक दिखाई जाती है, जो पिछले एपिसोड की शुरुआत में था। जब एमसी का रीइंकार्नेशन हो रहा होता है, उसी वक्त उसकी बहन गुस्से में उस पर जोर से चिल्ला देती है और जवाब में एमसी उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। अब वापस प्रेजेंट में उसकी बहन अपनी दोस्त को जवाब देती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि माफी तो उसके भाई को मांगनी चाहिए। जैसे ही वे दोनों स्कूल पहुंचती हैं, वे देखती हैं कि एक जगह भीड़ लगी हुई है और सब लोग किसी को अजीब नजरों से देख रहे हैं। जब वे पास जाकर देखती हैं तो सामने एक लड़का अपनी बेंच पर बैठा सो रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी हल्की सी ट्रांसपेरेंट दिख रही होती है, जैसे वह होते हुए भी वहां नहीं है। कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे छूना भी संभव नहीं होता और यह देखकर सभी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे खबर फैलती है कि पूरी दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग सोते सोते ही इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जा रहे हैं, जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग अपने घर वालों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनके साथ भी कुछ न हो गया हो। तभी उसकी दोस्त कहती है, तू अपने भाई को भी कॉल कर ले, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन वह बहन रूखे स्वर में जवाब देती है, कौन करेगा उसे कॉल, ऐसे लोगों से बात करना भी गलत है। और साफ जाहिर होता है कि वह भी अपने भाई को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि एमसी अपनी सबसे यूजफुल स्किल ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर रहा होता है। नोटिफिकेशन आता है, इवोल्यूशन सक्सेसफुल, ग्रीडी हैंड ब्रॉन्ज टू गोल्ड। और अब इस स्किल की एफिशिएंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। पहले जहां लूट का चांस सिर्फ 20% था, अब वह बढ़कर 70% हो गया था।
एमसी बहुत खुश होता है कि उसने थोड़े से एवोल्यूशन पॉइंट्स में इतनी बड़ी पावर बूस्ट हासिल कर ली। वह सोचता है कि अगर वह इसे 100% या 200% तक ले जाए तो उसे अनमैच्ड एडवांटेज मिलेगा और वह बैटलफील्ड पर किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। उसकी अनलिमिटेड इवोल्यूशन स्किल उसे किसी भी आम आइटम को डायमंड क्वालिटी तक इवोल्व करने की ताकत देती है। उसी समय वह यह भी सोचता है कि अब जब ये गेम इफेक्ट्स धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं तो सरकार की नजर भी इस पर जरूर पड़ेगी और वे भी जल्द ही काउंटर मेजर्स लेने लगेंगे। इसलिए उसे अपनी प्रोग्रेस और तेज करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके उतनी की रिसोर्सेज इकट्ठी करनी होंगी। तभी एक और शॉकिंग रिवील होता है। फ्यूचर में इस गेम की स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा, यानी गेम की पावर्स को असली दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए 2 शर्तें होंगी। पहला, यूजर को कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा और दूसरा, उसके पास ट्रेडेबल होगा। लाइफ स्पैन होना चाहिए जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करने पर मिलता है। जितना पावरफुल मॉन्स्टर उतना ज्यादा लाइफ स्पैन। और अब एमसी डिसाइड करता है कि अब उसे जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर हंटिंग शुरू करनी होगी। जैसे ही वह आगे आगे बढ़ता है उसे कुछ शोर सुनाई देता है और वहां पहुंचने पर वह देखता है कि कुछ प्लेयर्स एक लेवल 2 मॉन्स्टर स्प्रिंट प्रीडेटर से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर एमसी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वह खुद भी एक मॉन्स्टर की तलाश में था और अब बिना एफर्ट के उसे एक मौका मिल गया था। तभी कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो पास्ट लाइफ में पावरफुल वॉरियर्स रह चुके होते हैं, हिडन क्लास यूजर्स जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरीज में आते हैं। ये सभी मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। कोई दूर से मैजिक स्पेल्स चला रहा होता है, कोई हाई टियर मेली वेपन से हमला कर रहा होता है, कोई इल्यूजन और स्टेल्थ स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। उनका कोऑर्डिनेशन और एडवांस्ड फाइटिंग स्टाइल देखकर साफ समझ में आता है कि ये एलीट लेवल प्लेयर्स हैं। इस इंटेंस बैटल को देखकर एमसी के मन में एक बात साफ हो जाती है। यदि उसे इस केओटिक वर्ल्ड में सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है तो उसे भी जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को बढ़ाना होगा, हिडन यूजर से भिड़ने के लिए तैयार रहना होगा और इस इवॉल्विंग गेम वर्ल्ड में खुद को टॉप पर लाना होगा। यहाँ कुछ लोग बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं और कुछ दूसरे लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग पीछे से सपोर्ट दे रहे होते हैं। यह साफ दिखाता है कि ऐसे हाई लेवल कोऑर्डिनेटेड प्लेयर्स की शुरुआत में मिलना बहुत रेयर होता है जो इतनी अच्छी टीम वर्क के साथ लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन जितनी देर तक ये फाइट खिंचती जाती है उतनी ही ज्यादा परेशानी बढ़ती जाती है क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई लंबी चलने का मतलब है ज्यादा मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स का आना। ऐसे में ये लोग रियलाइज करते हैं कि अगर डिले हुआ तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। तभी सीन में अचानक एक और हॉरिफाइंग टर्न आता है। मल्टीपल मॉन्स्टर्स एक साथ वहां स्पॉन हो जाते हैं। पहले से ही एक मॉन्स्टर को हराने में इतनी दिक्कत हो रही थी, अब इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हमारे एमसी दूर खड़ा ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी कुछ प्लेयर्स नए मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं लेकिन उन्हें कोई खास डैमेज नहीं होता क्योंकि उनके डिफेंस बहुत हाई होते हैं। मॉन्स्टर्स के पास एक स्टिकी टाइप की एबिलिटी होती है जो प्लेयर्स की मूवमेंट को स्लो कर देती है और इसी वजह से उनके अटैक्स का डैमेज सीधे उन पर इंपैक्ट करता है। उनकी एचपी पहले से ही लो होती है और अब वो बुरी तरह स्ट्रगल करने लगते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे एमसी की। वो एक ही शॉट में एक मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है और जैसे ही कोड क्रैक होता है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एमसी सभी मॉन्स्टर को 1 शॉट में खत्म कर देता है और अब वहां केवल एक ही बचा होता है, लेवल 2 का स्प्रिंट प्रेडेटर। इसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें लिखा होता है कि एमसी ने 2 मॉन्स्टर्स को मारा है और बदले में उसे कुछ ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। साथ ही उसे एक स्किल बुक मिलती है जिसका नाम होता है वेनम टैट और उसे देखकर एमसी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वह तुरंत उस स्किल को इवॉल्व करने की कोशिश करता है और कंटिन्यूअस 2 बार इवॉल्व करने के बाद वह स्किल ब्रॉन्ज से सिल्वर ग्रेड में अपग्रेड हो जाती है। यह एक एरिया टाइप स्किल होती है जो अपने रेडियस में आने वाले सभी एनिमीज को कुछ ड्यूरेशन तक कंटिन्यूअस डैमेज देती है और इसकी रेंज, टाइम और पावर इवोल्यूशन के साथ बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से वही प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो स्प्रिट प्रेडेटर से लड़ रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर उन पर काफी भारी पड़ रहा होता है और उनके लीडर को वो घायल कर देता है। वो लगभग मरने वाला होता है लेकिन उसके साथियों की हीलिंग की वजह से वह किसी तरह बचा रहता है। तभी उनका लीडर हार मान लेता है और बाकी साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी एमसी उस प्रेडेटर पर हमला करता है और सिर्फ एक अटैक में उसकी आधी एचपी खत्म कर देता है। प्रेडेटर बुरी तरह चिल्लाने लगता है और दर्द में तड़पने लगता है और फिर उसके शरीर के पार्ट्स एक्सप्लोड होकर बिखर जाते हैं। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू डेल्ट 90% ऑफ द टोटल डैमेज, किल बिलोंग्स टू यू। यानी किल का सारा क्रेडिट एमसी को जाता है और बदले में उसे काफी सारी एक्सपी और लाइफ स्पैन मिलती है। इसके साथ ही एमसी अब लेवल 3 पर पहुंच चुका होता है। वहां का लीडर उसके पास आता है और उसका धन्यवाद करता है। यहीं पर रिवील होता है कि एमसी अब तक अपनी स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से कोई उसे देख नहीं पाया। बातचीत के बाद सब गुड बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं।
अब एमसी खुद से रिवील करता है कि ये लोग असल में सरकारी एजेंट्स थे, यानी अब सरकार को भी इस पूरे गेम और उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की जानकारी मिल चुकी है और उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। एमसी सोचता है कि अगर अभी से इन लोगों से कनेक्शन बना लिया जाए तो ये फ्यूचर में बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि ये लोग सारे रिसोर्सेज मैनेज करने वाले हैं। वो डिसाइड करता है कि इनसे अलायंस बनाना उसके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो जितने भी आइटम्स और गियर्स लूट करेगा उनकी सेफ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं पर छोड़ सकता है। फिर उसे कुछ और नोटिफिकेशंस मिलते हैं जिसमें उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स, लाइफ स्पैन डेज और कई सारे इक्विपमेंट्स मिले होते हैं। अब वह डिसाइड करता है कि वह जल्द से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारकर उनके गियर्स लूट करेगा और उन्हें सेल करके अपने पास ज्यादा से ज्यादा ट्रेडेबल लाइफ स्पैन जमा करेगा, ताकि वह जल्दी से लेवल 10 तक पहुंच सके। इससे वह गेम की स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। एमसी ये भी सोचता है कि अभी रियल वर्ल्ड में उसके पास कोई भी पावर नहीं है और बाहर बहुत सारे एनिमीज भी हैं जो कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए उसे गेम और रियलिटी दोनों में अपनी पावर ग्रो करनी होगी, क्योंकि अब उसके खिलाफ एनिमीज की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बंदे कई सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इनमें लेवल 2 और लेवल 3 के मॉन्स्टर्स शामिल होते हैं और ये मॉन्स्टर्स लगातार बढ़ती तादाद में उन लोगों पर भारी पड़ते जा रहे होते हैं। तभी उन बंदों की नजर एक बेहद खतरनाक चीज पर पड़ती है और जैसे ही वह क्रीचर उनकी नजरों के सामने आता है, सबके होश उड़ जाते हैं, मानो उनके मुंह से पटाखे फट गए हों। वह क्रीचर काफी क्रीपी दिखता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ओवरऑल वह डरावना लग रहा होता है। तभी वह क्रीचर अपना ऑरा रिलीज करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, पता चलता है कि उसने अपने टैंटकिल्स भी हाइड किया हुआ था। वह अचानक ही उन सब पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वह सारे बंदे घायल हो जाते हैं और स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो जाती है। वे सभी दोबारा से बिगिनर विलेज में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब वे सभी बंदे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया होता है। जैसे ही वे किसी मॉन्स्टर को मारने वाले होते हैं, वह भाग जाता है या अपने दोस्तों को बुलाकर उन पर हमला करवा देता है। उनके लिए ग्रुप में भी लेवल अप करना मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की टैक्टिक्स बहुत अलग होती है। अब जब वे मिलकर अपने लेवल को ग्रो करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी हमारी नजर एक बंदी पर पड़ती है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस बंदी ने हमारे बंदे को अपनी टीम में लाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे बंदे ने उसे साफ मना कर दिया था। अब वह लड़की भी टेलीपोर्ट होती है और अपनी टीम से कहती है कि गेम तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है यार। उसका एक चमचा कहता है, हमारी नॉन ट्रेडेबल लाइफ भी बहुत कम बची है, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है। तभी हमें लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, जहां टॉप लेवल वाले बंदों के नाम और लेवल दिखाए जा रहे होते हैं। वहीं हमारी नजर शैडो पर पड़ती है, यानी हमारे बांदे पर, जो कि लेवल 3 तक पहुंच चुका होता है और रैंक 1 पर आता है। उसके नीचे जितने भी बंदे होते हैं वे सब अभी भी लेवल 1 पर होते हैं, कोई भी लेवल 2 तक नहीं पहुंच पाया होता। और यह देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, शैडो तो बहुत ही फास्ट लेवल अप कर रहा है। वह सोचती है कि किसी भी हाल में उसे ट्रिक करके शैडो को अपनी टीम में जोड़ना होगा, ताकि वह खुद भी कैरी होकर जल्दी लेवल अप कर सके। अब वह लड़की पूरे जोन में अनाउंस करवा देती है कि जो भी शैडो को ढूंढ कर लाएगा और उसे कन्विंस करेगा कि वह हमारी हेल्प करे लेवल अप करने में, उसे मैं रियल वर्ल्ड कैश में 10 मिलियन दूंगी। यह सुनकर पूरा सर्वर शॉक्ड हो जाता है कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक प्लेयर को ढूंढने के लिए। तभी हमें दोबारा से मॉन्स्टर्स के सीन पर ले जाया जाता है, जहां हमारा बांदा उन मॉन्स्टर्स को मारने में बिजी होता है। वह अपने हाथ को धीरे धीरे मजबूत बना रहा होता है और साथ ही साथ अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स भी जमा कर रहा होता है। अब जब उसके पास काफी एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, तो वह अपनी स्किल को अपग्रेड करने का फैसला करता है। इस बार वह ग्रीडी हैंड स्किल को अपग्रेड करता है और जैसे ही अपग्रेड करता है, उसकी लेवल प्लैटिनम से एमरल्ड तक पहुंच जाती है। अब उसकी स्किल के सक्सेस चांसेस 110% से बढ़कर 160% तक हो जाते हैं और साथ ही एक नया ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, जिसमें 20% चांस होता है कि उसका टियर 1 लेवल और बढ़ सकता है। उसकी स्किल की रियल पावर, जो पहले केवल 20% इफेक्टिव थी, अब 160% तक पहुंच चुकी होती है। साथ ही इसमें लूट के अपग्रेड होने के चांसेस भी जुड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपडेट होता है। तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आता है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वही जिसने एक ही बार में 40 बंदों की टीम को वाइप आउट कर दिया था। अब हमारा बांडा उसे देखकर कहता है, अरे ये तो कर्स मॉन्स्टर है। तभी हमें बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर का नाम कर्स मॉन्स्टर है और ये एक ब्रॉन्ज टियर का बॉस लेवल मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर ने कई सारे बंदों को मारा होता है और उन सब से मिली लाइफ स्पैम को एब्सॉर्ब करके अपने इवोल्यूशन पीरियड में एंटर कर गया होता है। यह सब देखकर हमारा बांदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी इन्वेंट्री पर पड़ती है, वह देखता है कि उसकी इन्वेंट्री पूरी तरह से फूल चुकी है और अगर वह इस मॉन्स्टर को मार भी दे तो भी उसे कोई भी लूट हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस मॉन्स्टर की मौत उसके लिए फिलहाल कोई खास फायदा नहीं लाएगी। इसलिए वह फैसला करता है कि सबसे पहले उसे अपनी इन्वेंट्री को खाली करना होगा।
वह टाउन लौटने का डिसीजन लेता है ताकि सारे आइटम से बेचकर इन्वेंट्री को फ्री कर सके। इसके बाद वो अपनी स्किल को यूज करके सीधे विलेज में टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वह हवा में प्रकट होता है, उसके अगल बगल से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है जो उसे एक अलग ही मिस्टीरियस और पावरफुल लुक दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वह अचानक से वहीं एक ठेला लगाकर बैठ जाता है और ऊपर एक बड़ा सा बैनर टांग देता है, सेलिंग इक्विपमेंट एंड स्किल लिमिटेड टाइम ओनली अवेलेबल फॉर 10 मिनट्स। अब वहां खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, व्हाट द फक, ये बंदा आया कहां से। तभी उनकी नजर लीडर बोर्ड पर पड़ती है। यह देखकर सब शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि बैनर लगाने वाला प्लेयर कोई और नहीं बल्कि शेडो होता है, लीडर बोर्ड का रैंक 1 प्लेयर। इतने में एक बहुत ही सेक्सी लड़की आती है जो दिखने से मेज क्लास की लग रही होती है। वह आगे आकर पूछती है, ये स्किल कितने की है। शैडो जवाब देता है, 100 दिन ट्रेडेबल लाइफ। वह लड़की थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन शैडो उसे समझाता है कि ये बिगिनर लेवल पर एक हाई लेवल स्किल है और इसका प्राइस ऑलरेडी काफी कम रखा गया है। लड़की कुछ देर सोचती है, फिर अपने दोस्तों से उधार लेकर वो स्किल खरीद लेती है। पेमेंट के तौर पर वह शैडो को अपनी 100 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ दे देती है। इतने में वहां एंट्री होती है उस साइको लड़की की जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था, जो 10 मिलियन रियल वर्ल्ड कैश का प्रपोजल लेकर घूम रही थी। वह शैडो के सामने आकर एटीट्यूड में कहती है, फाइनली फाउंड यू, और फिर बोल्ड स्टाइल में कहती है, शैडो आई एम गिविंग यू अ चांस, अगर तू मेरे साथ लेवल अप करेगा तो मैं तुझे 10 मिलियन कैश दूंगी। यह सुनकर आसपास के लोग शॉक में पड़ जाते हैं, भाई ये वही है क्या जो अभी हम लोगों को खरीदने वाली थी। तभी शैडो रिवील करता है कि ये लड़की पिछले लाइफ में एक बहुत बड़े क्रिमिनल ग्रुप की लीडर थी जिसने पूरी की पूरी कंट्री तक को वाइप आउट कर दिया था। मतलब ये बंदी एकदम डेंजरस और साइकोटिक नेचर की थी। वह लड़की आगे बोलती है, मेरे डैड डेजिंग इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे लग्जरियस लाइफ, हाउसेस, वुमेन और हर वो चीज दिला सकती हूं जो तू चाहता है। लेकिन शैडो उसे मुंह पर सीधा मना कर देता है। जब वह उसे मना करता है तो वह लड़की गुस्से में कहती है, शैडो तू भले ही इस गेम में पावरफुल हो लेकिन रियल वर्ल्ड में तू नथिंग है, एक नोबडी। शैडो जवाब में बहुत ही काम लेकिन कोल्ड टोन में कहता है, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। शैडो हमें बताता है कि कैश कुछ समय बाद वर्थलेस हो जाएगा जब यूनिवर्स की इकोनॉमी ट्रेडेबल लाइफ को करेंसी बना देगी। लड़की कहती है, आई एम गिविंग यू अ चांस एंड यू आर रिफ्यूजिंग मी अगेन एंड अगेन, आरंट यू अफ्रेड ऑफ मी। तभी शैडो गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर तूने एक और वर्ड बोला तो यहीं पर तेरी जान ले लूंगा और तब तक मरता रहूंगा जब तक कि तेरी लाइफ 0 ना हो जाए। और जैसे ही वह अपना ऑरा रिलीज करता है, वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और लिटरली वो अपनी चड्डी पकड़कर वहां से भाग जाते हैं। यहां तक कि उसके साथ आए गार्ड्स भी भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शैडो ने जितने भी आइटम्स थे वो सब सेल कर दिए और उसके बदले उसे काफी ज्यादा ट्रेडेबल लाइफ भी मिल गई। अब वह दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करता है वाइल्ड एरिया की। अपनी स्किल एक्टिवेट करते ही वह हवा में गायब हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लेकिन यार सपोर्ट तो करो, मैं इतनी मेहनत से ये धमाकेदार सीरीज ट्रांसलेट करके ला रहा हूं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो कमेंट करके बताओ, मैं दूसरी सीरीज ट्रांसलेट कर सकता हूं। मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा तो टाइम देना मुश्किल है। सो प्लीज सपोर्ट करो और नीचे की धमाकेदार ट्रांसलेशन सीरीज को चेक करो। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।